पर बचे हुए हैं। हम चलते हैं उस नाविक की तरफ जिसने इस मंच रूपी नैया का कुशलता पूर्वक संचालन किया है। मंच रूपी नैया के कुशल खेवैया आदरणीय सौरभ जैन सुमन जी, जो हमारे आपके आग्रह को स्वीकार करके, आदरणीय विधायक दीदी मोना जी के आग्रह को स्वीकार करके यहाँ पर पधारे हैं। 4 पंक्तियां डॉक्टर नामधारी सिंह दिनकर जी की मुझे याद आती हैं। आप ओंकार के कवि हैं, ओज के कवि हैं। दिनकर जी परशुराम की प्रतीक्षा में लिखते हैं कि ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस काकस खोलो, किसने कहा युद्ध की बेला, गई शांति से बोलो। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस के कस खोलो, किसने कहा युद्ध की बेला, गई शांति से बोलो। किसने कहा और मत बेधो हृदय बहन के सर से, किसने कहा भरो भुवन को कुमकुम से केसर से। किसने कहा भरो भुवन को कुमकुम से केसर से, कुमकुम लेपू किसे, सुनाऊं किसको कोमल गान, तड़प रहा आंखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। आदरणीय सौरभ जैन सुमन जी। आज उतनी भी मयसर नहीं मैं खाने में जितनी छोड़ देते थे पैमाने में। क्या कहें, शराबी का ये डायलॉग शायद ऐसे ही एक कार्यक्रम के लिए लिखा गया होगा। लेकिन मैं एक बात कहूँ, हम मुझसे पहले भी 2-1 वक्ता इस बात को बोल करके गए हैं कि वास्तविकता ये है कि जो लोग पहले आए थे वो केवल देखने आए थे, और जो लोग अब बचे हैं वो सुनने वाले लोग मेरे सामने बचे हैं। एक बार इत्तला दें, मुझे सूचित करें, दोनों हाथ उठा करके। मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे बहुत बुरी आदत है हम लोगों को कि तालियों में हम लोग कविता पढ़ते हैं। आज मैं इन सबसे ज़्यादा डरा हुआ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मैं आज क्या करूँगा मुझे नहीं पता। मैं तो जनरेट भी तालियों के माध्यम से होता हूँ। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, कल कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि मैं आने में असमर्थता इनको बता रहा था कि मैं आ नहीं पाऊंगा इस कार्यक्रम में। लेकिन इन्होंने कहा कि सौरभ भाई हमारा बहुत मन है कि यहाँ हमारी जो मिट्टी है, हमारे जो गांव की मिट्टी है, वहाँ पर आप आएँ और अपनी कविता के माध्यम से इस धरा की वंदना करें। ऐसे भावों को परखने के लिए शायद मुझे यहाँ पर आज आना पड़ा। जिन परिस्थितियों में मैं यहाँ पर हूँ ये मैं जानता हूँ। ये तमाम कवि, ये बड़े कवि क्यों हैं आज यहाँ पर? अगर बजट की स्थिति देखी जाए तो भी मैं कहूँगा कि शायद इस आदमी के अंदर वो क्षमताएं हैं जो बजट से ऊपर अपना मन रख करके इसने हम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए विवश कर दिया। इस कारण से ये सब यहाँ पर है। मुझे बहुत छोटी सी घटना याद आती, कहीं पढ़ा था मैंने। एक बार 2 मित्र एक पगडंडी से जा रहे थे मौन होकर के, सुबह सुबह लगभग 4 बजे की बात, बिल्कुल मौन होकर के वो आगे बढ़े जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद पहले वाले दोस्त ने कहा कि भाई रुक, मुझे कोई आवाज सुनाई दी। दोनों वहां रुके, दोनों ने झाड़ियां टटोली तो देखा कि एक 5 रुपए का सिक्का एक झाड़ी में अटका हुआ था, जो उनके कदमों की आहट से गिरा और उसकी खनक उनके कानों में पहुंची। वो दोस्त आगे बढ़ा, उसने 5 रुपए का सिक्का उठाया, जेब में रखा और दोनों फिर आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद दूसरे वाले दोस्त ने कहा कि भाई रुक, मुझे भी कोई आवाज सुनाई दी। दोनों फिर रुके, झाड़ियां टटोली तो देखा कि एक नन्ही सी तितली एक झाड़ी में फंसी हुई है और आजाद होने के लिए अपने पर फड़फड़ा रही है। वो दोस्त आगे बढ़ा, उसने उस तितली को बहुत आराम से खोला, आजाद किया और उड़ा दिया। तो जो पहले वाला था उसने प्रश्न किया, यार वहां पर सिक्का गिरा था, तुझे उसकी आवाज नहीं आई? यहां पर एक तितली ने 2 पर क्या फड़फड़ाए, तुझे उसकी आवाज आ गई, ऐसा क्यों? अगर उस दूसरे दोस्त का उत्तर हम कवियों का उत्तर लगे तो जितने लोग इस सदन में बैठे हैं वो अपनी भूमिका में आकर के मुझे सूचित करना कि मैं सही जगह खड़ा हूं या नहीं। उस दोस्त ने कहा कि भाई वहां पर धन गिरा था, तुझे धन की आवाज ने प्रभावित किया और मुझे मन की आवाज ने प्रभावित किया। बस इतना अंतर तेरे मेरे बीच में है कि तू धन से आया और मैं मन से आया। हम लोग यहाँ पर वो तमाम कवि हैं जो केवल इसलिए आए क्योंकि हर्ष का मन बहुत बड़ा था हम लोगों को लाने वाला ये कवि। मैं चाहता हूँ एक बार पूरा सदन इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाए। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये जितने चित्र इस पर लगे हैं इतने श्रोता भी नहीं है इस समय सामने, लेकिन मैं एक बात फिर कह रहा हूं कि जो है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आरंभ होना चाहता हूं। एक बार मुझे बताएं सदन में हिंदू कितने बैठे हुए हैं? दोनों हाथ उठा करके बताएं कि इतने हिंदू बैठे हैं, नीचे कर लीजिए। अब ये बताएं कि मुसलमान कितने बैठे हैं? 2 3 4। अब ये बताएं कि मेरा हिंदुस्तान कितना बैठा हुआ है मेरे सामने?
बस मैं हिंदुस्तान के लिए कविता गाता हूँ। अब इन्हें उठा करके तालियों में तब्दील करें तो मैं आरंभ होना चाहता हूँ। एक बार पूरा सदन आगे से पीछे तक, बल्कि आज तो अगर मैं पीछे मुंह करके गाऊं तो ज्यादा तालियों की उम्मीद है मुझे। मैं आरंभ होता हूँ, सुनिएगा। मेरे स्वागत है। कविता है इतिहास। मेरा मन कुछ और पढ़ने का था, लेकिन हर्ष ने, मुझे नहीं पता कि कविता कहाँ सुनी, उन्होंने कहा कि भैया मेरा मन है कि आप ये कविता यहाँ सुनाओ, तो मैं ये कविता आप लोगों के सामने रखता हूँ, पंक्तियां देता हूँ, सुनिए। स्वागत है दद्दू। कि बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। बहुत, तिवारी जी आप हर कवि को जिस मन के साथ सुने, तिवारी जी ना, हाँ मिश्रा जी, तो जिस मन के साथ आप सब कवियों को सुने, एक्चुअली तिवारी वो बच्चे वाला याद आ गया मुझे चुटकुला, तो जिस मन के साथ आप सारे के सारे कवियों को सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए भी आपका आशीर्वाद बने, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनिए। स्वागत है दद्दू। बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। बहुत सो चुके अब उठ जाओ, समय नहीं ये सोने का। अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी ना खोने का। राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने। मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने। गोपाचल की हर प्रतिमा, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। कि गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। किसने कैसे लूटा हमको चीख चीख दर्शाती है। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। 16 युद्ध जीते थे और फिर उसके बाद छल से हराया गया। एक पिक्चर आई थी अभी, पृथ्वीराज चौहान, आप लोगों ने भी देखा होगा। हम लोग ये चलचित्र वाले, सिनेमा वाले हमारे इतिहास के साथ कैसी छेड़छाड़ करते हैं, ये आदि पुरुष वर्तमान का एक सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों के सामने खड़ा है। एक टीवी सीरियल शुरू हुआ, पृथ्वीराज चौहान। मेरे पिताजी अतिरिक्त देशभक्त डबल नेकर वाले मुझसे बोले, सौरभ ये जरूर देखना। मैंने उनसे पूछा क्यों? बोले तुम्हें कंटेंट मिलेगा, तुम वीरस की कविताएं लिखते हो, कंटेंट मिलेगा। साहब पहले एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक देखा, वो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के दुपट्टे से बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे। हम उसमें देखते क्या कंटेंट, आप सोचिए कि कहां से कहां तक आ गए। तब सौरभ सुमन हिम्मत करता है कहने की, आप लोग स्वीकार करने की करना, और अगर लगे कि इस मंच से इस हुंकार का होना आवश्यक था, तो जितने हाथ अभी तक मौन थे उनको तालियों में तब्दील होते हुए देखना चाहता हूं। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनिए। स्वागत है कि पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। पृथ्वीराज ने गौरी को 16 युद्धों में जीता था। अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो जीता था। कि अनवरत लड़े 40 युद्ध, वो बाजीराव तो जीता था। उस बाजीराव को मस्तानी के इश्क में मरता दिखा दिया। पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। एक 40-50 किलोग्राम का आदमी खड़ा किया और हम लोगों से ये कहा गया कि महाराणा प्रताप हैं, इन्हें महाराणा प्रताप मान लो। साहब अगर नहीं पता था महाराणा प्रताप कौन है, तो एक बार आज भी उदयपुर हुआ थे, उनके महल में वो वसन, वो भाला रखा हुआ है जो आपकी पुश्तों से हिलाए हिलेगा नहीं। वो शेर जब 210 किलोग्राम का भाला और वसन पहनकर युद्ध भूमि में उतरता हो, आप ये कहें कि एक भेड़ को हम लोग शेर मान ले, तो साहब हिंदुस्तान है मानने वाला नहीं है। मैं उसका प्रबल विरोध करता हूं। मैं पंक्ति देता हूं मंच का। स्वागत है, स्वागत है। कि पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता दिखा दिया। वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। कि वो महाराणा जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था। जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। कि जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, द ग्रेट अकबर, अकबर महान हम लोगों ने पढ़ा। मुझे कोई गुरेज नहीं है साहब, आपका मन जो मन हो वो पढ़ाएं, लेकिन जो सच है
कम से कम उसको छुपाने का अधिकार आपको नहीं है। अगर बात सच्ची अच्छी लगे तो जितने हाथ मेरे सामने हैं वो आशीष देने के लिए खड़े होना। मैं हिम्मत कर रहा हूं पंक्ति पढ़ने की, स्वीकार आप लोग करना कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में। एसी भवनों में पढ़ते हैं हम लोग दिल्ली के आसपास कविताएं, वहां पर केवल कुर्सियां सुनती हैं, उनके अहम सुनते हैं। आज मिट्टी में खड़ा हुआ हूं गांव की, मुझे एहसास होना चाहिए कि यहाँ केवल मन नहीं, मेरी माटी भी कविता पर पुलकित हो जाती है। इस बात का एहसास मुझे कराना। मैं पंक्ति देता हूँ, मंच का इसमें मांगता हूँ। स्वागत है, स्वागत कि है। हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक अगर हिंदुस्तान में कोई है तो वो ताजमहल है। साहब इतिहास ढंग से तो पढ़ लिया होता। अगर आप लोगों को वास्तव में प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक हमारे इतिहास से चाहिए तो जाकर रामेश्वरम से लंका के बीच का वो एक बार सेतु देखा ना, जिसकी तकनीक आज तक हम लोगों को नहीं मिली। हमें बताएंगे कि प्रेम क्या होता है। और सौरभ सुमन 2 पंक्तियां पढ़ता है। अगर कलेजे पर अब हिम्मत हो अपनी तालियां रोकने की तो रोक करके दिखाना। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। इसे प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। एक बार उसके दरवाजे खुलने दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो है क्या। सौरभ सुमन कहने की हिम्मत करता है, स्वीकार आप करना कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तो खुल जाने दे दरवाजे, देखें शिव है या शव है। खुल जाने दे दरवाजे। क्या बात है, वाह वाह, कि खुल जाने दे, तब मैं पंक्ति पढ़ता हूँ। बहुत आभार, बहुत इसने कि मैं नमन करता हूँ उस प्रेम का। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा कि तालियां तो सारी ये लोग पिटवा चुके हैं, अब मैं क्या सुनाऊंगा। लेकिन आप विश्वास मानना, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इस मन से सुना। मैं पंक्तियां देता हूँ, सुनिएगा। कि हमको बतलाया जाता है अकबर महान इतिहासों में, नहीं मिलता शाहजहां जैसा कोई प्रतिमान इतिहासों में। बेबस के पति का वध कर जबरन देह को जिसने लूटा था, वहशी नजरों से सिंदूरी कोई दामन ना छूटा था। यदि ये महान थे तो वो कौन थे, ये महान थे तो वो कौन थे जो असमत से खेले थे, जिनकी बर्बरता के कोड़े हमने पीठों पर झेले थे, कि जिनकी जिंदाबाद, हमने पीठों पर झेले थे। वाह वाह वाह। पंक्तियां देता हूं, बहुत मन के साथ आप लोग सुन रहे हैं, मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी। हिंदुस्तान के इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, लेकिन जो वास्तविकताएं थी वो सौरभ सुमन इस मंच से कहने की हिम्मत करता। आप स्वीकार करना कि वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी। वो कौन थे जिनकी औलादें दीवार में जिंदा चुनवा दी, जिनकी आंखों को नोच देह तपते तेलों में भुनवा दी, जिनको भेड़ों की खाल उड़ाकर लाल किले पर बंधवाया, जिन गुरु के बेटों को अंतिम सांसों तक तुमने तड़पाया। वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे, कि वो कौन थे जो हल्दी घाटी में दुर्ग की भांति अड़ते थे। शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से लड़ते थे। शीश भले कट जाए किंतु धड़ शत्रु से। राम तुम भी ताली बजाओ, तुम्हारी तो सुनना चाहता हूं। मैं पंक्ति देता, तो बहुत आभार आपका। कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम। ये पढ़ने नहीं देगा। पंक्ति देता सुने। कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। हाड़ी रानी के इतिहास के बारे में कौन कौन जानता है, एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। पूरे सदन से केवल 1 या 2 हाथ उठे हैं जो हाड़ी रानी के विषय में जानते हैं। साहब इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये दोष उस पाठ्यक्रम का है जिसमें हम लोगों को ये तो बताया जाता है कि गांधी जी जिस बकरी को पालते थे
उसकी जो वो थी रस्सी, वो कौन से म्यूजियम में रखी है। लेकिन क्षमा चाहता हूं, ये नहीं बताया जाता कि हमारा इतिहास किन कांधों पर उठ करके यहां तक आया। आपका कोई दोष नहीं है। कल जाना सुबह इंटरनेट पर सर्फिंग करना और ढूंढना ये हाड़ी रानी कौन थी, पता चलेगा। केवल 3 दिन हुए थे विवाह को राणा रतन सिंह के, 3 दिन। तीसरे दिन मातृभूमि रणभूमि में तब्दील हो गई। आदेश आता है कि आइए, रणभूमि बुला रही है। जाना नहीं चाहते थे राणा रतन सिंह, लेकिन जाना पड़ा। और जाकर के पहली रात में अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा उन्होंने। उसमें लिखा कि मैंने जो समय तुम्हारे साथ व्यतीत किया है महारानी, वो मैं भूल नहीं पा रहा हूं। अगर ईश्वर की अनुकंपा रही तो जल्द युद्ध समाप्त करके आऊंगा और मिलन होगा। घुड़सवार ये पत्र लेकर के पहुंचा माता के पास, हाड़ी रानी के पास। उन्होंने पत्र पढ़ा तो उनको लगा कि अगर राणा का मन मुझ में लगा रहा तो ये मातृभूमि युद्ध हार जाएगी। उन्होंने उस घुड़सवार से, उस पत्रवाहक से कहा, मैं इस समय मैं थ्रिल हो रहा हूं ये बात बोलते हुए, उस पत्रवाहक से ये कहा कि जो मैं तुम्हें दे रही हूं वो जाकर के राणा को देना और उनसे कहना कि अब रानी भी तुम्हारे साथ इस युद्ध मैदान में युद्ध लड़ने के लिए आ गई। और साहब इतना कहकर उन्होंने अपना शीश उतार कर थाली में सजा करके दिया। ये था हमारे हिंदुस्तान का इतिहास जो हम लोगों को पढ़ाया जाना चाहिए। मैं पंक्तियां देता हूं। आज भी राजस्थान जाना तो कई जगह हाड़ा रानी के मंदिर हैं जिसमें थाल बिना शीश की हाड़ा रानी खड़ी है और थाल में शीश रखा है। ये था हमारे यहाँ की वीरता और ये था हमारे यहाँ का इतिहास। सौरभ सुमन पंक्ति पढ़ता है, अगर याद रहे कल उठ करके तो मेरा नाम भूल जाना, लेकिन हिंदुस्तान के इस इतिहास को जरूर याद रखना कि हम लोगों ने क्या शौर्य के दिन जिए हैं, हमारा क्या इतिहास था। पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का, पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का। शीश थाल में भेजा जिसने ऐसी अमर जवानी का, गर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का। कि गर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का। कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो मुंह बोली माई का। अपनी सगी मां नहीं थी, राजा का बच्चा रखा हुआ था साहब, राजा का बच्चा। उसको लगा कि अभी राणा आएंगे और तलवार से 2 टुकड़े कर जाएंगे तो हमारे राजभवन का इतिहास खत्म हो जाएगा, भविष्य आ नहीं पाएगा। उन्होंने तत्काल राजा के बच्चे के जो कपड़े थे राजकुमार के वो उतारे और पहना दिए अपने बच्चे को और अपनी गोद में राजकुमार को ले लिया और छोड़ दिया कटने के लिए अपने बेटे को। साहब ये था हिंदुस्तान का इतिहास। मैं पढ़कर के बोलते हुए इस समय में मेरे को ये महसूस हो रहा है कि वाकई मेरी आंखों में सजल इस समय मैं महसूस कर रहा हूं उनको। आप केवल कल्पना करना, ये तो हमारी माताएं थीं जिन्होंने ऐसा शौर्य दिखाया। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, मुझे लगता है कि अगर पर्याय लिखना है वीरता का तो केवल राजस्थान भी लिख दे तो शायद इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। मैं नमन करता हूं उस भूमि को और ये पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है, स्वागत है कि पढ़ना है बलिदान पढ़ो तुम जाकर हाड़ी रानी का, शीश थाल में भेजा जिसने ऐसी अमर जवानी का। गर त्याग देखना है तो खोलो पन्ना पन्ना दाई का, कहीं मिलता है ऐसा प्रमाण बोलो मुंह बोली माई का। जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, कि जिसकी आंखों में स्वामी भक्त की स्वर्णिम अश्रु रेखा हो, अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते देखा हो, कि अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते देखा। बहुत बहुत आभार। कि अपने बेटे को तलवारों से खुद ही कटते। और इस कविता को अंतिम बंद की ओर लेकर के जाना चाहता हूं। जो स्नेह जो दुलार आपने इस पूरी कविता को दिया, मैं चाहता हूं कि आखिरी बंद स्वीकार करके मुझे यहां से विदा कीजिएगा। आखिरी बंद इस कविता का मैं आप लोगों को सौंपता हूं, पंक्ति पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं। प्रेम हिंदुस्तानियों को बताओगे कि क्या होता है साहब? इशारे से बात करता हूं। मेरे को एक बार बताएं कि पद्मावत किन किन लोगों ने देखी है? पिक्चर जो आई थी पद्मावत, बहुत कम लोगों ने देखी है। महारानी पद्मिनी की कहानी, पद्मावती की कहानी सुनी है कि नहीं सुनी?
सुनी हुई है। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, अपना नमन निवेदित करता हूं। मैंने उससे बड़ा बलिदान आज तक हमारे इतिहासों में, विश्व के इतिहास में कहीं नहीं सुना। ये आखिरी पंक्तियां उस महाबलिदान को नमन करते हुए देना चाहता हूं, सुनिएगा। कि गर बात करो तुम प्रेम की तो मैं एक प्रमाण अब देता हूं, सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं। कि सबसे सुंदर तन और मन की देवी का नाम अब लेता हूं। वो शील गुणों की धारी छत्राणी थी, वीर थी वो सती थी। कि वो शील गुणों की धारी छत्राणी थी, वीर थी वो सती थी। सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। कि सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। 700 डोलियों में 4-4 कहार और एक एक डोली में 4-4 अपने सैनिक लेकर के 1 लाख की सेना से भिड़ गई थी अपने पति को लाने के लिए। प्यार का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो तो हम लोगों को समझाया जाए, हम लोगों को बताया जाए। तब मैं पंक्ति देता हूं कि सौंदर्य और चारित्र का तो संयुक्त रूप पद्मावती थी। खिलजी से युद्ध लड़ा जाकर फिर पति को मुक्त कराया था। गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। कि गोरा बादल का देश प्रेम तब सबके सन्मुख आया था। खिलजी ने चिड़चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। 7 द्वार हैं चित्तौड़ के किले के अंदर, चारों तरफ से किले को घेर लिया गया। ना कोई किले के अंदर जा सकता था, ना कोई किले के बाहर आ सकता था। रसद खत्म हो गई, राशन खत्म हो गया। हमारे बच्चे, हमारी माताएं भूख से अपने प्राण त्यागने लगे। लेकिन हमारे राणाओं ने कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जिससे कलंकित होता मेरा इतिहास। उन्होंने क्या कदम उठाया, वो बात कहने की हिम्मत करता हूं। जो कविता के पारखी हैं इस मंच पर, अपनी कॉपी जचवाता हूं, पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना। कि खिलजी ने चिड़चित्तौड़ को घेरा, थके भूख से पस्त हुए। लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। कि लड़ते लड़ते राणा के सूर्य सब पूर्व दिशा में अस्त हुए। इस खबर से पद्मिनी के दिल में विस्फोट हुए बारूद कई। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। केवल क्या सौंदर्य रहा होगा साहब। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना। कि इस खबर से पद्मिनी के दिल में विस्फोट हुए बारूद कई। शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। क्या होता है ये जौहर? एक बार कल्पना करना, एक बार मोमबत्ती जलाओ और उसके ऊपर 2 मिनट के लिए ऐसे हाथ रखो, पता चल जाएगा कि जीवित अवस्था में अग्नि के साथ प्राणोत्सर्ग करना क्या होता है। 1 नहीं 2 नहीं, 16,000 रानियों ने एक साथ आत्मदाह किया। पूरे हिंदुस्तान और विश्व के इतिहास में इससे बड़ा बलिदान और कहीं नहीं मिलता साहब। पंक्तियां कहने की हिम्मत करता है सौरभ। आज अगर किसी को जरा सा सौंदर्य किसी लड़की को मिल जाए, टिकटॉक पर रील्स बनाती हैं। आप सोचो उस अथाह सौंदर्य के साथ हमारी महारानी ने क्या किया। एक बार देखा, एक बार केवल। आप भी बनाती हो? कह रही है सोच रही हूं। एक बार देखा खिलजी ने, सौंदर्य की कल्पना तो करो। वो भी आईने में, डायरेक्ट नहीं देखा, आईने में दिखाया गया। इतना बौरा गया कि उन पर विजय पाने के लिए 1 लाख सैनिक लेकर के पहुंच गया। और हमारी महारानी ने क्या किया, ये आखिरी पंक्तियां देख करके सौरभ सुमन यहां से जाना चाहता है। आपकी तालियां मुझे विदा करें। पंक्तियां देता हूं, सुनना, निवेदन के साथ सुनना। कि शौर्यशील का बचा के वो जौहर की ज्वाल में कूद गई। अप्रतिम था सौंदर्य रूप, अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। अप्रतिम था सौंदर्य रूप जो मोम की भांति गला दिया। खिलजी के मुंह पर थूक के तने
तपती लपटों में जला दिया कि खिलजी के मुंह पर थूक के तूने तपती लपटों में जला दिया, तपती लपटों में जला दिया। पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा कि पूजा की थाली का प्रसाद कुत्तों का ग्रास नहीं होगा। बुनियादों पे झूठ के निर्मित अब इतिहास नहीं होगा। वाह वाह वाह।